बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है। फर्स्ट वीडियो होमोस्टेसिस पे बन चुकी है, ये सेकंड वीडियो बन रही है और थर्ड वीडियो बन रही है। होमोस्टेसिस को दो हिस्सों में हम देखेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। होमोस्टेसिस इन प्लांट्स पार्ट 1 जो कि ये है, और होमोस्टेसिस इन प्लांट्स पार्ट 2 जो कि अगली वीडियो होगी। तो ये तफसील मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी बुक के कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर्ड होंगे। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अपनी बुक में देख लीजिए, आपको ये टॉपिक नज़र आ रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि अभी तो पीडीएफ है, एक्चुअल बुक तो ये आई नहीं है, नई बुक। और उसके बाद होमोस्टेसिस इन प्लांट्स पार्ट 2 जो है, उसके अंदर हम प्लांट्स की टाइप देखेंगे, कौन कौन सी हैं हमारे पास, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। ये वीडियो और आने वाली वीडियो, इन दोनों के नाम और इनमें टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ताकि आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। होमोस्टेसिस इन प्लांट्स पार्ट 1 है ये, होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। होमोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। क्विक रिव्यू आपको दे देता हूँ कि प्लांट्स के अंदर भी जो है वो होमोस्टेसिस की ज़रूरत है, यानी कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी जो है हमारे पास एक ऐसा, प्लांट्स में जो चीज़ें हैं, क्या होगा प्लांट्स की बॉडी के अंदर, पहले तो ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा, जो अनबैलेंस होने का ख़तरा है, और अगर वो अनबैलेंस हो तो उसको बैलेंस करना जो है होमोस्टेसिस की जिम्मेदारी है इस निज़ाम की। क्या है? सबसे पहली बात वाटर प्लांट्स की बॉडी के अंदर, दूसरी बात जो है वो सॉल्ट्स, तीसरी चीज़ जो है वो टेम्परेचर है। ये तो दो चीज़ें हैं ना, ज़रा इसको समझिएगा। और हमारी बॉडी के अंदर भी सिर्फ प्लांट्स जो है वो जो वाटर लेते हैं, तो प्लांट्स वाटर ऐसे नहीं लेते कि सिर्फ पानी ले रहे हों ज़मीन से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स जो ज़मीन से पानी ले रहे हैं वो पानी नहीं है, बल्कि असल में वो सल्यूशन है। किन चीज़ों का? दो चीज़ों का सल्यूशन है। सल्यूशन होता ही दो चीज़ों का, आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। सल्यूशन होता ही दो चीज़ों का है ना, आपको पता है। सल्यूशन जो बनता है उसमें एक पार्ट जो होता है सल्यूशन का वो ग्रेटर इन क्वांटिटी होता है, वो ज़्यादा मिकदार में होता है, और दूसरा हिस्सा सल्यूशन का वो कम मिकदार में होता है। तो सल्यूशन का वो हिस्सा जो कि ज़्यादा मिकदार में होता है वो क्या कहलाता है? वो सॉल्वेंट कहलाता है। और जो सल्यूशन का वो हिस्सा जो कि कम मिकदार में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपने एक बीकर है, उसके अंदर पानी लिया है और उसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है नमक को डिज़ोल्व कर दिया। अब ये जो चीज़ बनी है वो सल्यूशन बन चुका है। कौन सा सल्यूशन है ये? सल्यूशन नमक की मुनासबत से, सॉल्ट की मुनासबत से, ये सॉल्ट सल्यूशन कहलाएगा। ज़रा समझिएगा इस बात को, ये सॉल्ट सल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें ज़्यादा मिकदार किसकी है? पानी की है। कम मिकदार किसकी है? नमक की है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो सॉल्वेंट है और नमक या सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है। इस बात को ज़रा समझिएगा। तो प्लांट्स जो पानी लेते हैं ज़मीन से, तो वो सिर्फ पानी नहीं लेते, बल्कि पानी किस शक्ल में जाता है उनकी बॉडी के अंदर? रूट्स के ज़रिए वो सल्यूशन की शक्ल में जाता है। और उसमें क्या मौजूद होता है? या आप ये समझ लें कि ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि वो सल्यूशन होता है। अब ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर जो पानी है वो असल में सल्यूशन है। तो सल्यूशन में एक चीज़ तो पानी खुद हो गई, दूसरी चीज़ क्या होगी? इनको हम सॉल्ट्स भी कहते हैं और इनको हम मिनरल सॉल्ट्स भी कहते हैं। मिनरल सॉल्ट्स भी कहते हैं और इनको हम मिनरल्स भी कहते हैं। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा आप। इनको मिनरल्स भी कहते हैं, मिनरल सॉल्ट्स भी कहते हैं, और नॉर्मली इनको जो है वो सॉल्ट्स भी कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये सॉल्ट्स क्या हैं, ये मिनरल सॉल्ट्स क्या हैं, ये मिनरल्स क्या हैं, कुछ अलग चीज़ें? नहीं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम। अल्लाह ताला ने सॉल्ट्स या मिनरल सॉल्ट्स या मिनरल्स मट्टी के अंदर नेचुरली दिए हुए हैं, ठीक है। पानी जो है वो बारिश के ज़रिए या हम जब डालते हैं तो वो पानी इन मिनरल सॉल्ट्स के साथ मिक्स हो जाता है और एक सल्यूशन बन जाता है। यही सल्यूशन जो है वो आगे जाता है प्लांट्स में, रूट्स के
ज़रिए। बात को समझिएगा ज़रा। तो ये दोनों चीज़ें प्लांट्स की ज़रूरत है, वाटर भी और सॉल्ट्स भी। अब इन दोनों की मिकदार जो है वो बड़ी एडिकेट होनी चाहिए। मतलब प्लांट्स की बॉडी के अंदर अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वो नुकसान है, ठीक है, प्लांट को, और अगर वाटर कम हो जाता है प्लांट्स के अंदर तो वो भी नुकसान है। इसी तरह क्योंकि जहाँ वाटर है वहीं सॉल्ट्स भी हैं, तो मैं ओवरऑल सोल्यूशन की बात करूंगा। जहन में सोल्यूशन का वर्ड रखिएगा, प्लांट के अंदर ये जो सोल्यूशन है, क्योंकि वाटर अकेला नहीं होगा, उसके साथ सॉल्ट ज़रूर होंगे। तो उस सोल्यूशन के अंदर वाटर और सॉल्ट्स दोनों की मिकदार ऑप्टिमम होनी चाहिए। हर प्लांट की अपनी अपनी नीड होती है कि कितना उस सोल्यूशन के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर प्लांट्स को 70% उस सोल्यूशन के अंदर वाटर चाहिए तो 30% जो है वो सॉल्ट्स चाहिए उसको। ऐसा सोल्यूशन हो जिसमें 70% और 30% का जो है वो हिसाब किताब हो, लेकिन हर प्लांट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये मैं वैसे समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि 70% और 30%। अब अगर ये 70 और 30% डिस्टर्ब होता है हमारे एनवायरनमेंट में, आपको पता है कि पानी भी मुसलसल आ रहा है, बारिश भी हो रही है, ठीक है, तो और कई वजूहात हैं। सॉल्ट्स की मिकदार भी जो है वो मिनरल सॉल्ट्स की, वो भी मिट्टी में कम या ज़्यादा होती रहती है। तो ये अब क्या होगा, वो सोल्यूशन जो प्लांट्स की बॉडी में जाएगा, वो सोल्यूशन जो है वो उसमें ये परसेंटेज होनी चाहिए। मिसाल देके समझा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर वैल्यूज नहीं पता अभी, ठीक है ना, हर प्लांट की अपनी अलग अलग होती है, लेकिन सपोज करने के 70 और 30% का सिस्टम होना चाहिए। तो वाटर अगर 70 से 80% हो जाता है, ज़रा समझिएगा बात को, सोल्यूशन में, प्लांट की बॉडी के अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है उसके अंदर वाटर अगर 70 से 80% हो जाता है, तो आप गौर करें, इस हिसाब से खुद ब खुद सॉल्ट्स जो हैं वो 20% रह जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? खुद ब खुद, यानी कि एक चीज़ अगर डिस्टर्ब होगी ना तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगी। दोनों तरफ से नुकसान है। पानी की नीड जो है वो 70% है, वो जो सोल्यूशन प्लांट्स की बॉडी में उसमें पानी 70% होना चाहिए और 30% सॉल्ट्स होने चाहिए। ये तो अभी तक तो मामला सही है। किसी भी वजह से अगर पानी 80% हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सॉल्ट्स भी 20% हो जाएंगे, मतलब दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो वाटर जो है वो बढ़ जाएगा, सॉल्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। यहाँ होमोस्टेसिस का अमल दखल शुरू होता है, उस निज़ाम का अमल दखल शुरू होता है जिसका काम ही इसको बैलेंस करना है, ठीक है। और यही हम तो सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर होमोस्टेसिस कैसे काम करता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी है, टेम्परेचर का भी ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर जब एनिमल्स को डिस्टर्ब कर सकता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा? बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो क्या उस पर प्लांट्स पर उसका कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल असर होगा भाई, बिल्कुल असर होगा। अब इसको समझाने के लिए, ये तो आपको क्लियर हो गया ना, अब इसको ज़रा समझाने के लिए, अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया है, अभी हेडिंग्स तो रहती है ना इसकी, क्या है वो, ऑस्मो रेगुलेशन है और थर्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है, और एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 टॉपिक हैं। ये तो अभी मैंने आपको समझा दिया। अब ऑस्मो रेगुलेशन को ज़रा समझ लीजिए आप कि ऑस्मो रेगुलेशन जो बताई जा रही है बात, इसका होमोस्टेसिस इन प्लांट से क्या ताल्लुक है। नंबर 1 पे है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, अब ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो वर्ड निकला है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, मूवमेंट हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल्स की। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। कहाँ से? बिटवीन 2 सॉल्यूशंस, ये याद रखिएगा, बिटवीन 2 सॉल्यूशंस, बिटवीन 2 सॉल्यूशंस। अब आप ये सोच रहे होंगे सॉल्यूशन तो एक ही होगा प्लांट के अंदर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सॉल्यूशन प्लांट में 2 किस्म के भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे? कोई नई चीज़ नहीं आएगी, वही होंगे। यानी कि एक हिस्से में प्लांट के ये 2 हिस्से हो गए, प्लांट बॉडी के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से में जो है वो जो सॉल्यूशन मौजूद है और दूसरे हिस्से में जो सॉल्यूशन मौजूद है, यहाँ पर 70% वाटर है और 30% जो है वो सॉल्ट्स हैं।
इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन के अंदर जो है वो 80% वाटर है और 20% जो है वो सॉल्ट्स हैं। देखें सोल्यूशन तो सॉल्ट सोल्यूशन ही है, लेकिन एक जगह पर सॉल्ट सोल्यूशन की वैल्यूज़ ये हैं तो दूसरी जगह पर सॉल्ट सोल्यूशन की पोजीशन ये है। इस हिसाब से दो सोल्यूशन बन गए एक ही प्लांट के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो गड़बड़ है। इसको हम 70% नहीं करते, इसको हम सपोज करते हैं, इसको हम 60% करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, टू वे प्रोसेस हो जाएगा। एक सोल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, वो इस जगह पर आना शुरू हो जाएंगे। 80% है, याद रहे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो है वो 70% और 30% है। 70% और 30% है, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको 40% करते हैं, क्योंकि अभी मैं बात क्लियर कर चुका हूं कि अगर एक चीज़ डिस्टर्ब होगी तो दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी, 100 से बाहर नहीं जाएगा मामला। तो ये 60% या 40% हो जाएंगे। प्लांट के एक हिस्से का सोल्यूशन, दूसरे हिस्से का सोल्यूशन की क्या पोजीशन है, 80 और 20 का सिस्टम है। वजूहात क्या है इसके पीछे, ये क्यों अनबैलेंस हुआ उसको तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हो गया ये। अब क्या होगा, होमोस्टेसिस यहाँ पर अमल दखल करेगा, क्योंकि दोनों जगहों पर मामला ख़राब हो चुका है। प्लांट्स की नीड 70 और 30% की है। अल्टीमेटली क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा जिसमें मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की बिटवीन टू सोल्यूशंस, दो सोल्यूशंस के दौरान। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस सोल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोल्यूशन में आएंगे या इस सोल्यूशन से इसमें आएंगे, इस सोल्यूशन से इसमें आएंगे, खुद ब खुद। कब तक आएंगे, ये देखें 80% है, ये 70% है। क्या चाहिए, 70%। जब तक मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की चलती रहेगी, जब तक ये भी 70% नहीं हो जाता। तो ये जब 10% यहाँ पर मूव हो जाएगा और यहाँ पर 70% हो जाएगा। अब परसेंट देखें, 100 से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ये 70% अब हो गया तो ये 40% नहीं रहेगा, ये बात तय है, क्योंकि ये 70% हो चुका। अब 10% यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू हो जाएगा, सॉल्ट्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी वहाँ से दूसरे सोल्यूशन की तरफ। तो ये भी हो जाएगा 30% और इस तरह से ये 70% हो जाएगा और ये भी 30% हो जाएगा। आपने देखा कि दोनों सोल्यूशंस के अंदर जो है वो बैक वक्त मूवमेंट शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट्स की मूवमेंट डिपेंड करती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे। ऑस्मोसिस जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का नाम है, ठीक है। दो सोल्यूशंस के दरमियान कहाँ से मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, जहाँ ज़्यादा मिकदार में होंगे। किस साइड पे मूव करेंगे, जहाँ पर कम मिकदार में होंगे। बात समझ आ गई। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ये होमोस्टेसिस का एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है, ठीक है, एक मिसाल है जिसमें आपको होमोस्टेसिस समझाया जा रहा है कि प्लांट्स के अंदर होमोस्टेसिस अगर हो रहा है, बैलेंस अगर चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेसेस बैलेंस हो रहे हैं, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है, उनकी मिकदार है, अगर वो अनबैलेंस होती है तो होमोस्टेसिस क्या होगा प्लांट्स के अंदर, कि फ़ौरन ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और उसके बाद ये सिस्टम दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये ऑस्मो रेगुलेशन मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी इसमें मैंने आपको समझा दिया। दूसरा जो हमारे पास एस्पेक्ट है होमोस्टेसिस का, कि प्लांट्स में होमोस्टेसिस और किस जगह पे होता है, क्या सॉल्यूशंस के लेवल पर ही होता है, सिर्फ वाटर और सॉल्ट्स के लेवल पर नहीं, टेम्परेचर के लेवल पे। इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो वर्ड निकला है थर्म से, और थर्म का मतलब क्या है, थर्म का मतलब है हीट। अब हीट का ताल्लुक किससे, हीट का ताल्लुक टेम्परेचर से। प्लांट की बॉडी टेम्परेचर, प्लांट बॉडी टेम्परेचर जो है वो, जिस तरह इंसानों का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 37 डिग्री ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है, तो प्लांट्स का भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक ऑप्टिमम है। अगर बॉडी टेम्परेचर प्लांट्स का ज़्यादा होता है तो उसको भी ठीक होना चाहिए, और अगर बॉडी टेम्परेचर प्लांट्स का कम हो जाता है तो उसको भी ठीक होना चाहिए, प्लांट्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है भाई। अब प्लांट्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग की वजह से। गर्मी सर्दी तो चल रही है ना, अगर सर्दियों का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट्स का बॉडी टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा, वो ठंडक उन पे भी असरअंदाज होगी, और जो गर्मी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी बाहर,
तो उसका भी असर जो है वो प्लांट्स के टेम्परेचर पे होगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट हैं इसके अंदर, एक ख़ास चीज़ अब इसके हवाले से बता दें। पहले टेम्परेचर की को बैलेंस रखना ज़रूरी क्यों है ये मिटा देता हूँ। थर्मो रेगुलेशन के अंदर होमोस्टेसिस जो है, वो जो निज़ाम जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर मौजूद है, वो थर्मो रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किरदार अदा कर रहा है अपना, टेम्परेचर का ऑप्टिमम रखना। प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना कम हो जाए। इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा एंजाइम्स पे। एंजाइम्स पे एंजाइम्स होते क्या हैं आपको बता दूं। हमारी पूरी अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स मौजूद हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, 12 दफ़ा बता चुका हूँ। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा तीसरी चीज़ तो कोई है ही नहीं। इसमें जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, इसमें हमारे पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स हमारा फूड भी है, ये याद रहे आपको। और एनिमल्स जो हैं ये भी हमारा फूड है, ये याद रहे आपको। फूड, हम इसको खाते हैं। इंसानों की बात करूं, प्लांट्स भी खाते हैं ना वेजिटेबल्स की शक्ल में, और एनिमल्स जो हैं ये भी हम खाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो हम फ्रूट्स की शक्ल में भी खाते हैं, वेजिटेबल्स की शक्ल में भी खाते हैं, सीड्स की शक्ल में भी खाते हैं, लीव्स की शक्ल में भी खाते हैं, स्टेम्स की शक्ल में भी प्लांट्स को हम खाते हैं। ये फूड जो भी है और एनिमल्स की शक्ल में जो आ रहा है, आपका फूड जो है वो 6 से 7 बड़े बड़े लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिल के बनता है, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिल के बनता है, या पॉलीमर्स से मिल के बनता है। उनको हम, उनके क्या नाम है उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के? इनको कहते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। चौथे जो हैं वो मिनरल्स, पांचवे जो हैं वो रफेज या डाइटरी फाइबर हैं, और छठा जो है वो हमारे पास वाटर है, ठीक है, और वाइटामिन्स हैं। लेकिन वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, ये तीन वो हैं जो कि लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स नहीं है। फूड मॉलिक्यूल हैं लेकिन स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल हैं। और रफेज या डाइटरी फाइबर जो है वो लार्जर फूड मॉलिक्यूल, वो भी लार्जर फूड मॉलिक्यूल हैं। उनका काम अलग है, उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, इन सबको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इनमें सिर्फ एक चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रोटीन है। प्रोटीन है, प्रोटीन की बहुत, ये पहले बार बार चीज़ों को देखें आसान बनाए। जब मैं पूछता हूँ ये क्या है तो मुझे बता दीजिए सर ये मार्कर है। मैंने ये नहीं पूछा इससे करते क्या हैं, ये क्वेश्चन अब है मेरा, इससे करते क्या है बताएं सर, इससे लिखते हैं। प्रोटीन आपसे पूछा जाए ये है क्या? लार्जर फूड मॉलिक्यूल, लार्जर फूड मॉलिक्यूल, लार्जर फूड मॉलिक्यूल। अब ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल जो प्रोटीन है, इसकी कई किस्में हैं। ये सिर्फ आपके फूड का हिस्सा नहीं है प्रोटीन, ये आपके वजूद का भी हिस्सा है। ये आपके हाथ, पैरों, कान, नाखून वगैरह इनका भी हिस्सा है। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जगह जगह मौजूद। प्रोटीन की जो एक टाइप होती है उसको एंजाइम कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन हैं, इनके दो बुनियादी काम हैं। दो काम हैं प्रोटीन के, थोड़ा थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूँ। दो काम हैं प्रोटीन के बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, आपकी बॉडी को बिल्ड करने वाले जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं ना, वो ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। और बच्चों को भी ऐसी डाइट खिलाई जाती है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी बिल्ड हो रही होती है, ठीक है। दूसरा काम जो है वो फंक्शंस, आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, काम जो हैं, काम जो है वो ये प्रोटीन अंजाम देता है। किस शक्ल में? एंजाइम्स की शक्ल में, एंजाइम्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एक्टिविटी ले लेते हैं, क्या है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। दोनों प्रोसेसेस के अंदर जगह जगह ये एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन की ये टाइप इन्वॉल्व है। इस टाइप का प्रोटीन का जो है एंजाइम्स जो है, ये जो टाइप है प्रोटीन की, इसका काम बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इसका काम है हेल्प करवाना, हेल्प करवाना। ये हेल्पर हैं। अब पहले आपको पता चल गया, कोई पूछे एंजाइम्स क्या है, आप बोले टाइप ऑफ प्रोटीन है। फिर आपसे कोई पूछे इसका काम क्या है, बोले ये हेल्पर है। किस चीज़ को हेल्प करा रहे हैं? ये केमिकल रिएक्शन में हेल्प करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करवा रहे हैं। कौन से केमिकल रिएक्शन? जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके अंदर हेल्प करवा रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरह का है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एक वो जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, दूसरे जिसमें वो मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं।
ज़बरदस्त एग्जाम्पल हमारे पास रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस के अंदर मॉलिक्यूल मेक हो रहे हैं, रेस्पिरेशन में मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं। कौन सा मॉलिक्यूल मेक हो रहा है और ब्रेक हो रहा है? ये C6H12O6, ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस में ये मेक हो रहा है और रेस्पिरेशन में ये ब्रेक हो रहा है। इसका मेक होना फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में इसका ब्रेक होना एंजाइम्स के बगैर हो ही नहीं सकता। अब आप सोचें ज़रा, एंजाइम्स की हेल्प के बगैर अगर ये प्रोसेस ना रेस्पिरेशन का हो सकता है ना फोटोसिंथेसिस का हो सकता है। रेस्पिरेशन नहीं होगी तो इंसान नहीं, जानवर नहीं जी सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं जी सकते। बात को ज़रा सा समझिएगा। और ये अगर दोनों प्रोसेस इतने ज़रूरी हैं, इनको चलाने के लिए एंजाइम्स कितने ज़रूरी होंगे अगर ये नहीं हुए तो। और ये एंजाइम्स जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर में ही काम करते हैं। थर्मो रेगुलेशन का देखें आप किरदार आ गया। ये एंजाइम्स एक ख़ास टेम्परेचर में ही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, गर्मी हो जाएगी प्लांट बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? एंजाइम्स जो है काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाएगा, रेस्पिरेशन का भी रुक जाएगा। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है प्लांट्स का, तब भी एंजाइम्स जो है वो काम नहीं करेंगे। ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर चाहिए एंजाइम्स को काम करने के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो वो जो टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम लेवल टेम्परेचर, उसको रखना, कायम रखना, क्या उसका इंतज़ाम है प्लांट की बॉडी में? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम किया हुआ। कई तरीके से प्लांट्स जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो बैलेंस करके रखते हैं। देखिए आ रहा ना होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस जो निज़ाम है उसका काम क्या है? बैलेंस रखना ना। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको बैलेंस करना, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसको बैलेंस करना। ठीक है भाई, तो ये था थर्मो रेगुलेशन। थर्म मतलब हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को बैलेंस रखना इसमें। अब इसमें कई जो है वो तरीक़ेकार हैं, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो भी हमारा टॉपिक नहीं है कि आया प्लांट्स ऐसा करते कैसे हैं। ठीक है, आगे जब इसका होमोस्टेसिस पार्ट 2 देखेंगे तब हम इसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लीव्स जो हैं वो इस तरह के बने हुए होते हैं और कई चीज़ें हैं किस तरह से टेम्परेचर प्लांट्स अपनी बॉडी का मेंटेन करके रखते हैं ताकि एंजाइम्स को ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर मिले जिस पे ये काम करें और ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहे। उसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस आ जाता है। एक्सक्रीशन का वर्ड आता है तो इसका मतलब होता क्या है? इसको प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग आप डिवाइड कर दें। पहले एनिमल्स में देख लेते हैं। इसके ऊपर पूरा यूरिनरी सिस्टम अभी आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आगे आ रहा है, इसी चैप्टर में टॉपिक है, उसमें तफसील से बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस चीज़ की हो रही है? एनिमल्स जो हैं, इंसानों की बात अगर हम करें तो हम जो अपने खाना खा रहे हैं खाना जो हम खा रहे हैं, अभी बताया कि वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनका मजमुआ है वो खाना। वो खाना जब हमारी बॉडी में जाता है तो प्रोटीन जाता है। प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता आपकी बॉडी में, इसका प्रॉब्लम है। तो होगा क्या? जो एक्सेस प्रोटीन होता है, इजाफी प्रोटीन होता है, एक्सेस प्रोटीन, वो क्या होता है? आपका लीवर जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक बड़ा मेजर ग्लैंड है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लिवर, वो क्या करेगा? वो इन इजाफी प्रोटीन्स को जो है वो तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? इनको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। यूरिया टॉक्सिक, जहरीला मटेरियल है, टॉक्सिक केमिकल है ये। इंसानों, एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, एनिमल्स में इंसानों की बात कर रहा हूँ, याद रहे। खाना खाया, उसमें प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट ले ली, लिवर क्या करेगा? उस इजाफी प्रोटीन को क्या करेगा? तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिया में। यूरिया टॉक्सिक केमिकल है। ये यूरिया जो है वो वाटर के साथ मिलेगा और इससे बनेगा यूरिन, और यही यूरिन जो है वो आपका बॉडी से पास आउट हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो भी आपके निज़ाम को बहाल रख रहा है। देखें, मेन चीज़ तो ये ना कि आपको बॉडी का निज़ाम डिस्टर्ब ना हो। अगर ये यूरिया आपकी बॉडी में ये अगर आप सोच सकते हैं, बोलेंगे सर अगर प्रोटीन बॉडी में मौजूद रह जाए तो इससे होगा क्या? नहीं, डेंजरस चीज़ है प्रोटीन। अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर, आपके दूसरे फंक्शंस जो हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगे इस प्रोटीन की इजाफी मिकदार की वजह से। ठीक है, आपकी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी। ठीक है, तो इन इजाफी प्रोटीन को आपकी बॉडी से निकलना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं निकलेंगे ये दूसरे निज़ाम को ख़राब करेंगे।
तो ये तो एनिमल्स की बात हो गई, इसमें प्रोटीन्स की ज़्यादा मिकदार की बात हो गई, लिवर का किरदार आ गया और उसके अंदर यूरिया बन गया और उसी से यूरिन बन गया। यूरिन आपकी बॉडी से पास आउट होता रहता है जब भी ये डिस्टर्ब होता है। अब ये यूरिन का बनना और ये सब कुछ, ये क्या है? ये होमोस्टेसिस तो है भाई, यही तो है होमोस्टेसिस, कि बैलेंस रखा हुआ उसने सारे सिस्टम को। समझ में आ रही है बात? तो एक्सक्रीशन का ऐसा प्रोसेस है जो कि होमोस्टेसिस में हेल्प करता है। अब एक्सक्रीशन एनिमल्स में तो समझ में आती है, बच्चे ही समझते हैं कि यार चलो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ही एनिमल्स में, कि वहीं पर प्रोटीन जो है बन होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, लीवर अपना काम कर रहे हैं, यूरिया बन रहा है, यूरिन के ज़रिए पास आउट हो रहा है, दैट्स इट भाई। सिर्फ ऐसी बात नहीं है, प्लांट्स में भी ऐसा होता है। अब प्लांट्स में ऐसा होता है तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूव होने जाना, निकल जाना, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। आसान सी डेफिनेशन है इसकी एक्सक्रीशन की। आपकी बॉडी से अखराज होना, खारिज होना किस चीज़ का? टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनका आपकी बॉडी से खारिज होना, ठीक है, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट्स में क्या है? क्या प्लांट्स में प्रोटीन का कोई किरदार है? नहीं, कोई किरदार नहीं है प्रोटीन का भाई। अब एक और चीज़ भी बता दूं, ये मेरे पास कमेंट भी आया था, एक बच्चे ने या बच्ची ने पूछा था, डे टाइम है या नाइट है? डे टाइम, डे या नाइट है? एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में 24 घंटे होता है भाई। ज़रा बात को समझिएगा, प्लांट्स एक लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है प्लांट। जैसे आप हैं और मैं हूँ, जैसे हमें एनर्जी चाहिए, इसी तरह प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए। और एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए मिलेगी। कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, H2O वाटर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस डेल्टा H बनता है। ये जो एनर्जी है इसकी ज़रूरत है। जैसे गाड़ी में, बाइक के अंदर पेट्रोल होगा तो बाइक चलेगी ना, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनको एनर्जी चाहिए। ये पेट्रोल है प्लांट्स और एनिमल्स का। कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज से मिलेगा। ग्लूकोज से कैसे मिलेगा? जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, इसी को तो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये काम 24 घंटे हो रहा है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, 24 घंटे, दिन हो या रात हो। अब चलते हैं उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटो का मतलब ही लाइट है, वो दिन में हो रहा है, वो दिन में हो रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये ग्लूकोज मेक हो रहा है। देखिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर ये ब्रेक हो रहा है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज मेक हो रहा है। अब मैं सिर्फ डे टाइम को अगर ले लूँ, डे टाइम को अगर ले लूँ, तो डे टाइम में दोनों काम हो रहे हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस का भी हो रहा है। दोनों बैक वक्त हो रहे हैं। तो प्लांट्स को डे टाइम के अंदर क्या एनर्जी नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं चाहिए? डे टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चाहिए, वो तो पहले से भी मौजूद हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यही तो हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कि रेस्पिरेशन के लिए जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स की बॉडी में बना रहा है। दिन की बात कर रहा हूँ, याद रहे। अब कोई परेशानी की बात नहीं है। प्लांट्स जो हैं उनके पास जो पहले से मौजूद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, जिनको वो ब्रेक करके एनर्जी ले रहे हैं। देखिए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लाजमी होंगे प्लांट्स के पास, वरना जिएंगे कैसे? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो पहले से मौजूद हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वो ब्रेक हो रहे हैं, और ब्रेक हो रहे हैं तो प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है। अब क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, दिन निकल आता है, रात से दिन हो गई है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए। तो और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्लांट्स के पास आ गए। अब सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बात नहीं बनेगी, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। रात से दिन में आ गए हैं, तो रात में प्लांट्स को क्या चाहिए? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वो ऑलरेडी बॉडी में मौजूद हैं। ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वो अपने एनवायरनमेंट से लेंगे। प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेंगे रात के वक्त, सुन लीजिए जरा। और रात भर जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते रहेंगे, ऑक्सीजन आती रहेगी, और रात भर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते रहेंगे, ऑक्सीजन सराउंडिंग से आती रहेगी। इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहेगी। ये भी तो हो रही है ना। एनर्जी तो रात भर मिल रही है प्लांट को, नो डाउट,
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रात भर ब्रेक हो रहे हैं, रात भर सराउंडिंग से ऑक्सीजन प्लांट में जा रही है और रात भर वाटर भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है और एनर्जी भी उसको मिल रही है। ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तो प्लांट्स की बॉडी में वाटर रह जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रात में क्या करेगी प्लांट्स के पास, सोचने की बात है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की नीड किस में है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अभी रात हो रही है भाई, रात में तो हो ही नहीं रहा। अब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्लांट्स की बॉडी से निकलेगी। देखिए रात के वक्त क्या हो रहा है, उल्टा सिस्टम हो रहा है। रात के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से और रात के वक्त ही उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। कहते हैं ना रात के वक्त पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, प्लांट्स के पास, तो वो क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। ये सब रात के वक्त हो रहा है। अब बच्चे फौरन सोच रहे होंगे रात के वक्त अगर ये काम हो रहा है तो दिन के वक्त शायद ना होता हो। नहीं भी, ऐसी बात नहीं है। दिन के वक्त भी ये ब्रेक हो रहा है, दिन के वक्त भी ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है, दिन के वक्त भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट, लेकिन वो बाहर प्लांट के नहीं जा रही कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? ज़रूरत नहीं। अब ज़रूरत है इसी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि रेस्पिरेशन की मदद से प्रोड्यूस हो रही है। इसकी ज़रूरत है कहाँ, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, उसमें चाहिए ये, उसमें चाहिए। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी, प्लांट उसको उसी वक्त यूटिलाइज कर लेगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि दिन के वक्त, क्योंकि रेस्पिरेशन का 24 आवर प्रोसेस हो रहा है, ये मत भूलिएगा, हो रहा है। दिन के वक्त जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना, ऑक्सीजन तो चाहिए दिन के वक्त। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, याद है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इजाफी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनको अगर दिन में ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ये अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं लेते, बल्कि प्लांट के अंदर ही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, ये उसी ऑक्सीजन को लेके अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वो भी इसी वक्त इनको इसी के साथ ही मिल जाती है। यानी कि एक साइकिल चल रही होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑक्सीजन दे रहा होता है रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जहां तक ये इक्वलिटी है वहां तक तो मामला सही है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाए, इसकी स्पीड बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की मिकदार जो है, ग्लूकोज तेज़ी से बनना शुरू होगा। तेज़ी से बनना शुरू होगा ग्लूकोज अगर प्लांट्स की बॉडी में फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो क्या होगा, उतनी ही तेज़ी के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होगी, और उसी तेज़ी के साथ रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस हो रहा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है, रेस्पिरेशन के जरिए। ये सब प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो रहा है, अभी बाहर का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फोटोसिंथेसिस में चाहिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो कार्बन डाइऑक्साइड अब पूरे तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहा। अब ज़रूरत है कि कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से ले। हम कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, तो कब लेते हैं, जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर मौजूद रेस्पिरेशन का प्रोसेस इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता कि फोटोसिंथेसिस को पूरी पड़ पाए। अब ज़रूरत होती है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो रही है ना, होमोस्टेसिस का किरदार आ गया ना। ये एक निज़ाम अब क्या काम करेगा, ये सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्लांट्स को देगा ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो और स्मूथ जो है वो प्लांट बॉडी का निज़ाम चलता रहे। ये हमारा टॉपिक हो गया। अगले टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह होमोस्टेसिस इन प्लांट्स पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर जो पाए जाते हैं प्लांट्स, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। अगर मैं बहुत तेज़ चला गया हूँ, जो कि शायद मैं चला भी जाता हूँ, तो आप परेशान ना हो, आप वीडियो को बैक करें। आप स्पीड थोड़ी सी स्लो कर सकते हैं, मेरे बोलने की तो नहीं कर सकते, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर सकते हैं, और धीरे धीरे सुन के नोट करें ज़रा। ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, इनका समझना इस लेवल पे आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।